ये मोटा भाई मानेंगे नहीं, बड़े जालिम है, बड़े निर्दयी हैं। पहले जियो की सिम लाके टेलीकॉम कंपनी को रुलाया, पूरे इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। उसके बाद लेके आए जियो सिनेमा और ओटीटी प्लेयर और टीवी वालों के पीछे पड़ गए। और अब अगला नंबर लेने वाले हैं ये म्यूचुअल फंड वालों का। वो कैसे, चलो बताते हैं। देखो भैया, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा हाथी है। इस एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेस होते हैं। ऑयल का बिजनेस भी है, रिटेल भी है, टेलीकॉम भी है, सब कुछ है। तो मोटा भाई का प्लान क्या है कि धीरे धीरे इस हाथी को हल्का करें। इस पूरे ग्रुप में से अलग अलग कंपनियां निकालेंगे, उनको अलग अलग लिस्ट करेंगे। तो लोग सोच रहे थे कि अब की बारी रिलायंस रिटेल को अलग कर देंगे, कोई सोच रहा था नहीं है जियो टेलीकॉम को अलग कर देंगे। पर मोटा भाई आउट ऑफ सिलेबस नई चीज लेके आ गए, उन्होंने कंपनी अलग की, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब मोटा भाई के जलवे देखो, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में से जो फाइनेंशियल सर्विस वाला काम है वो वाली कंपनी को इन्होंने किया है अलग। उस कंपनी जिस दिन अलग हुई है उसी दिन इसकी वैल्यूएशन है 1,66,000 करोड़। इस वैल्यूएशन के साथ ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में शामिल हो गई है। फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात की जाए तो 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। बैंक के अलावा जो फाइनेंशियल कंपनी है उसमें 3री सबसे बड़ी कंपनी है। और देखने वाली बात यह है कि अभी तक ये धंधा क्या करेगी, काम क्या करेगी। ये म्यूचुअल फंड का काम करेगी, इंश्योरेंस करेगी, लैंडिंग करेगी, क्या करेगी, ये पत्ते मोटा भाई ने भी खोले ही नहीं है। 28 अगस्त को इस कंपनी की होने वाली है एजीएम और उसमें शायद मोटा भाई खुलासा करेंगे कि करने क्या वाले हैं। बट बाजार में जिस तरह हवाओं का दौर चल रहा है, पूरे चांसेस हैं कि भाई साहब ये म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं। और इसको सोच के ही म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनियों में एक डर सा घुस गया है। आखिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्यों घुसना चाह रहे हैं, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कितने प्लेयर हैं, क्यों घुस रहे हैं और कैसे घुसेंगे, और इसको घुसने से आपको फायदा होगा या नुकसान, इस वीडियो में डिटेल में करेंगे एनालिसिस। तो जितने भी बिजनेस और शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले लोग हैं और ये देख रहे हैं कि यार ये डीमर्जर तो हो गया, इससे होगा क्या, तो ये वीडियो अंत तक देखना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अंबानी का ब्रह्मास्त्र जियो। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि भैया इन्होंने इधर से तो डिजिटल यूजर को मोबाइल के जरिए पकड़ रहे हैं और रिलायंस रिटेल के जरिए ऑफलाइन प्रेजेंस बना रहे हैं। और ये दोनों चीजें आगे जाके मिलेगी। उसके बाद हर धंधे में धीरे धीरे करके मोटा भाई घुसेंगे और इनको कस्टमर बने बनाए मिलेंगे। और वो चीज आपको अब क्लियर हो जाएगी जब मोटा भाई ने डीमर्ज किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस को। मोटा भाई ने जिस दिन इसको डीमर्ज किया, यानी जिस दिन इसका जन्म हुआ, पैदा होते ही ये बैंकों के अलावा जो फाइनेंशियल कंपनी है उसमें 3रे नंबर पे आ गई है। इससे आगे सिर्फ बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस है। लेकिन ये वैल्यूएशन तो तब है अभी घर घर में जब तक बात है, अभी तो कागजों पे बात चल रही है। जिस दिन इसका मोटा भाई आईपीओ लेके आए और ये बाजार में आम आदमी को अवेलेबल हुआ, इसको खरीदने पे जो भागादौड़ी मचेगी, इन दोनों को भी पार करके सबसे बड़ी एनबीएफसी बन जाए ना, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन बाकी जिस तरह से बाजार में डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह से लग रहा है 100% ये म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंटर करने वाले हैं। वो कैसे राहुल जी, आपको सपने आ गए क्या? नहीं भाई साहब, इस जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ब्लैक रॉक कंपनी के साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर साइन किया है। ब्लैक रॉक वो कंपनी याद है, इस पे एक अलग से मैंने वीडियो बनाई थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये इस समय 8.4 ट्रिलियन संभाल रही है, जो कि भारत की जीडीपी से भी लगभग 3 गुना है। और दोनों ने इस वेंचर के लिए 150 मिलियन यानी लगभग 1200 करोड़ रुपए का कमिटमेंट कर भी दिया है। अब सवाल ये आता है म्यूचुअल फंड ही क्यों? इसका सीधा सा आंसर है म्यूचुअल फंड की साइज एंड इसकी ग्रोथ। आज की रेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल साइज है, जितनी वेल्थ ये मैनेज कर रहे हैं, वो है 44 लाख करोड़। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2023 में हम 44 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 2013 में ये अमाउंट सिर्फ 8 लाख करोड़ था। यानी पिछले 10 सालों में 5 गुना ज्यादा एयूएम बढ़ा है। एडलवाइस की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक इंडियंस जितने भी हैं अपनी सेविंग का मात्र 9.70% ही म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंश्योरेंस वगैरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लोगों की इनकम बढ़ रही है और लोगों का रुझान भी स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में यहां से फिर डबल हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय इंडिया में 6 करोड़ 65 लाख लोग एसआईपी कराते हैं, जिसका मंथली फिगर आता है 11,000 करोड़ के आसपास। यानी ऑन एन एवरेज ये 6.5 करोड़ लोग मंथली 2200 रुपए की एसआईपी करा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये एसआईपी कराने वाले भी लोग बढ़ेंगे और ये एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो इतने बड़े मार्केट को मोटा भाई छोड़ेंगे क्या? अब मोटा भाई छोड़ते नहीं है, लेकिन भाई साहब आज की रेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है उसको देखते हैं। इस समय रजिस्टर्ड 44 प्लेयर मार्केट में ऑलरेडी बैठे हैं। इंडिया के सारे बड़े बैंक, पीएसयू भी है, प्राइवेट बैंक भी है, एनबीएफसी भी है और नए नए स्टार्टअप पेटीएम, जीरोधा, ये भी कूद के तैयार है। अब जब भाई साहब कोई इंडस्ट्री
पहले इतना भयंकर कंपटीशन है तो मोटा भाई इतने कंपटीशन वाले मार्केट में कूद क्यों रहे? इन टॉप 44 प्लेयर में से टॉप 10% जो प्लेयर है ना, इन्हीं के पास 80% से ज्यादा जो फंड है ये सिर्फ 10 लोग मैनेज कर रहे हैं, बाकी 34 लोग तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो जब 34 बड़े बड़े प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं और 10 लोग ये 80% माल लेके बैठे हैं, इतने कंपटीशन वाले मार्केट में मोटा भाई क्यों आए? क्योंकि ऐसे मार्केट में सिर्फ वही प्लेयर जीत सकता है जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए, अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेके आए और डिजिटली स्ट्रांग हो। और मोटा भाई कहते हैं इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी हम ही है और हमें कंपटीशन से डर भी नहीं लगता। हम जब घुसे थे जियो लेके टेलीकॉम में 10 सर्विस प्रोवाइडर बैठे थे, 6-7 साल टोटल हुए हमको, 10 में से 7 का बोरिया बिस्तर सिमट चुका है, ले दे के 3 पार्टी बची है, उसमें से भी सबसे बड़े हम हैं। कंपटीशन से तो हमको डराओ मत बेटा। अब मोटा भाई की म्यूचुअल फंड में एंटर करने की स्ट्रेटेजी क्या है उस पर ध्यान देते हैं। देखो म्यूचुअल फंड में मेन देखा जाए तो 2 तरह के फंड होते हैं। एक हो गया एक्टिव फंड, जहां पे भैया आप महीने की SIP कराते हो और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं सो कॉल्ड, वो कहते हैं कि जी हम तुम्हारे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, हम खरीदेंगे बेचेंगे और तुम्हें रिटर्न देंगे, वो बदले में 1.5-2% भैया हमें दे देना। ये एक्टिव फंड कहलाता है। एक होते हैं पैसिव फंड या इंडेक्स फंड, जिसमें हम कहते हैं कि भैया हमको तो रोज रोज के उठा पटक नहीं चाहिए, हमने तो ऐसा किया कि निफ्टी पकड़ लिया, हमने तो निफ्टी खरीद लिया भैया, अब हमको रोज इसमें जो होगा बाजार के साथ होगा वो हमारे साथ हो जाएगा। इनको कहते हैं पैसिव फंड। इनमें कमीशन होता है 20 पैसा 30 पैसा। SBI तो एक फंड लेके आया जिसमें कमीशन मात्र 7 पैसा ही लेता है। अब ये जो फंड होते हैं ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिटर्न भी अच्छी देते हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा लोग प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इसमें जब कमीशन ले नहीं रहे तो एजेंट को कमीशन मिलता नहीं, और जिसको कमीशन मिलता नहीं वो एजेंट वो प्रोडक्ट बेचता ही नहीं। तो मोटा भाई की स्ट्रेटजी ये है कि जिस प्रोडक्ट को कोई नहीं बेचता उस प्रोडक्ट को मोटा भाई बेचेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, अफोर्डेबल है बहुत ज्यादा। तो ये प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होगा बहुत सस्ता लॉन्च होगा। अब इसमें वैसे ही बाजार भाव 20-30 पैसा है, मोटा भाई हो सकता है शुरुआत में 10 पैसे पे लॉन्च करे, 5 पैसे पे लॉन्च करे, और ये मोटा भाई कुछ समय फ्री भी कर देना तो बड़ी बात नहीं है। मोटा भाई की सेकंड स्ट्रेटजी रहेगी डिजिटल फर्स्ट सॉल्यूशन। नॉर्मल कैसे करते थे कि अरे भैया आपसे मीटिंग करेंगे, आपको समझाएंगे, फिर आपका फॉर्म भराएंगे, ये कहते ना डिजिटल फर्स्ट है। 45 करोड़ तो हमारे जियो पे बैठे हैं, मेरे 15,000 से ज्यादा स्टोर है, तो मोबाइल पे तो मेरे पास नंबर तो पूरी दुनिया के ही है, किसकी कितनी इनकम है, कौन क्या लेता है, किसने पिछले महीने क्या लिया, सब पता है सबका सब कुछ। तो उन लोगों को बस सही जगह टारगेट करना, प्रमोट करना, ये ऑनलाइन ही गेम कर देंगे पूरा। मोटा भाई की प्लेबुक सिंपल है, हर चीज को अफोर्डेबल करना, इसमें भी करेंगे। दूसरा है डिजिटली देना, इसमें भी देंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या करते हैं, मुख्य बंदे को उठा लाते हैं। जब इनको जियो सिनेमा को धूमधाम मचानी थी तो उदय शंकर के लेके आया कि जिसने स्टार बनाया वही हमारा जियो सिनेमा बनाएगा। अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो लेके आए हैं चेयरमैन बना के केवी कामत को, जो कि ICICI बैंक के एक साइड थे, जिन्होंने IC बैंक को इतना बड़ा किया। उस बैंक के बंदे को ले आए कि भैया फाइनेंशियल सर्विस के तो वैसे ही देता हो, अब भैया हमारा काम करो। ये तीसरा मेजर है उनका, क्योंकि पैसे की कोई कमी है ही नहीं। और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, डेटा के सपोर्ट के लिए खुद के नेटवर्क के अलावा ब्लैक रॉक से टाइप किया है। ब्लैक रॉक के पास है अलादीन। अब अलादीन क्या है, ये ब्लैक रॉक वाली वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। और जितना बड़ा नेटवर्क अभी मैंने आपको बताया, ये लेंडिंग में भी इमीडिएटली उतर सकते हैं। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस थर थर करके कहां पर है, वो कह रहे हैं भैया ऐसा है कि हम चीजें तो बेच रहे, टीवी इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें हम बेच रहे हैं, दुनिया ले रही, रिलायंस है, फाइनेंस हमसे ले रही है, पर ये बेचने वाले खुद ही कह दिए कि ले सुनो अब हम ही फाइनेंस देंगे, तो हमारा तो नंबर ही कट जाएगा भाई साहब। ये लैंडिंग B2C भी हो सकती है जैसे बजाज करता है, ये लैंडिंग B2B भी हो सकती है, और ये प्रयास कर रहे हैं इंश्योरेंस के लाइसेंस का भी, तो हो सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी एंटर कर जाए। मोटा भाई कभी भी कुछ भी करेंगे तो इन्होंने क्यों करने वाले हैं, या जो किया तो क्यों किया, और ये करेंगे कैसे, इन सभी चीजों का ब्यौरा आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। मोटा भाई का छोटा भाई आपको सब बताएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो वीडियो मैंने बताई है ब्रह्मास्त्र वाली और ब्लैक रॉक वाली, वो ध्यान से देख लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में मोटा भाई की अगली स्ट्रेटजी पे।